पॉइंट्स ए एंड बी, मैं कह रहा हूं कि सर्कल जो ये बना है ये ऐसे पी पॉइंट्स का लोकस है। यहाँ पे OP स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ R स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, उसको सोल्व किया। इनटू बीपी लाइन का स्लोप कितना है जी, y माइनस y2, जिसके डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। क्या इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपने निकालनी सीखी है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल सीखने की। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल सीखने वाले हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। सर इक्वेशन ऑफ सर्कल सीखेंगे क्या पैरामेट्रिक फॉर्म में? जी हाँ। OP स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ये देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। ये वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ? हे गाइस, कैसे हैं आप लोग यार? इस सेशन में अपन सीखने वाले हैं डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। हम लोगों ने फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल सीख ली है, हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल सीख ली है। अब हम सीखेंगे अगर एक सर्कल का डायमीटर दिया है तो इक्वेशन कैसे लिखी जाए। जब सर्कल का डायमीटर दिया होता है, डायमीटर जब सर्कल का दिया होता है, जैसे मान लो एक सर्कल है, इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर बोले तो डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं वो मेरे को दे रखे हैं, और हमको सर्कल की इक्वेशन लिखनी है ना। ए पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2, है ना। सेंटर यहां कहीं होगा सर्कल का, ठीक है। और मुझे सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है ना। यहां पे लिख दूं मैं कि पॉइंट्स ए एंड बी आर द डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, है ना। मुझको निकालनी है सर्कल की इक्वेशन। तो बताइए कैसे निकालें सर्कल की इक्वेशन। कुछ लोग यहां सोच रहे होंगे कि मिड पॉइंट निकाल देते हैं, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकाल देंगे तो सेंटर आ जाएगा, है ना। सेंटर आ जाएगा, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे तो रेडियस आ जाएगी। सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, सर्कल की इक्वेशन चुटकी में लिख लेंगे अपन। ये सोचने का तरीका बिल्कुल ठीक है। आप यहां पे एक शानदार तरीका देखिए जो मैं बताने वाला हूं। मैं डायरेक्टली सर्कल की इक्वेशन लिखने वाला हूं बिना सेंटर और रेडियस निकाले। सर वो कैसे लिखेंगे? सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि सर्कल जो ये बना है ये ऐसे पी पॉइंट्स का लोकस है, ये ऐसे पी पॉइंट्स का लोकस है जो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ए बी को डायमीटर मान करके जो पी पॉइंट सर्कल पे अगर लाई करेगा तो ये जो एंगल ए पी बी है ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि पॉइंट पी एक वेरिएबल पॉइंट है, पॉइंट पी एक वेरिएबल पॉइंट है, और ये वेरिएबल पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है? सर्कल पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब AP और BP परपेंडिकुलर होंगे, AP और BP परपेंडिकुलर होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है ना। P पॉइंट कहीं पे भी लाई करेगा सर्कल में तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बनना ही है, या यूं कहें 90 डिग्री एंगल बनेगा तो पॉइंट P सर्कल पे लाई करेगा। तो इस कंडीशन को फॉलो करने वाला पॉइंट P का लोकस सर्कल होगा। तो AP और BP अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब स्लोप ऑफ AP लाइन इनटू स्लोप ऑफ BP लाइन, इसको -1 होना चाहिए। AP लाइन का स्लोप कितना है? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इनटू BP लाइन का स्लोप कितना है जी? y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, और ये हो गया मेरा -1, ठीक है। x माइनस x1 x माइनस x2 को मल्टीप्लाई करके जब राइट में लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा मेरा, राइट में लेके जाऊंगा तो माइनस साइन तो ऑलरेडी है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 ये हो गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन वाले एक्सप्रेशन को लेफ्ट में लाएंगे तो पॉजिटिव साइन,
बन जाएगा। तो मेरे को मिलेगा x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। बेहतरीन एकदम। तो आपके सामने देख लीजिए, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है। इक्वेशन ऑफ सर्कल है इन डायमेट्रिकल फॉर्म, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म, इन डायमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है ना, मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट अगर मेरे को गिवन है, डायमीटर के एंड पॉइंट अगर मेरे को गिवन है और कोई सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए बोलेगा तो अपन सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये, हुज डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स आर, हुज डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स आर x1, y1 एंड x2, y2। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो सर्कल की ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये वाला पार्ट को देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x में। ये वाले पार्ट को देखिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x में नजर आएगी। ये वाले पार्ट को देखिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y में नजर आएगी। ठीक है ना, ध्यान से देखना जरा। ये वाला जो पार्ट है ना, देखो जरा, डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल में इसको देखिए, ये आपको नजर आएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x, और यहां पे आपको नजर आएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन y, यहां पे आपको नजर आएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन y, है ना। x में क्वाड्रेटिक है और ये क्या है, y में क्वाड्रेटिक है ना। और ये जो x में क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो x में है ना, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा ना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x1 और x2 रूट्स हैं, और यहाँ पे जो y में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इसको देख के लगेगा कि y1 और y2 जो है मेरे, वो क्या है, रूट्स हैं इसके। y1 y2 क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके x1 x2 रूट हो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके y1 y2 रूट हो, है ना, x में और y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास है, और इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप जोड़ देते हो, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप जोड़ देते हो, तो मेरे को डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल मिल जाएगी। यहां पे x1 x2 और y1 y2 क्या है, x1 x2 क्या है, x1 x2 है x कोऑर्डिनेट्स, डायमीटर के एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट, और y1 y2 क्या है, y कोऑर्डिनेट्स हैं। y1 y2 क्या है, y कोऑर्डिनेट्स। किसके y कोऑर्डिनेट्स हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है जी, तो मेरे को लगता है कि अगर x1 x2 यहां पे डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और x1 x2 रूट हो ऐसी क्वाड्रेटिक को, और y1 y2 रूट हो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जोड़ दें, है ना, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। एक प्रॉब्लम यहां पे लिखी है मैंने, देखो जरा प्रॉब्लम को रीड करो, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करो। तो प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, हुज डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स आर x1 y1 एंड x2 y2। चलो जी, मेरे को सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसके डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स यहां पे दे रखे हैं, x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, अच्छा इसने कहा कि x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। अच्छा x1 x2 है ना, ये किस क्वाड्रेटिक के रूट हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, है ना, इसके रूट हैं x1 और x2। ठीक है जी, y1 एंड y2 जो है ये बोला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, है ना, y में क्वाड्रेटिक है ना, y में क्वाड्रेटिक है, तो y1 और y2 इसके रूट हैं। पूछा क्या है, डायमेट्रिकल इक्वेशन पूछे सर्कल की, मतलब सर्कल की इक्वेशन पूछे, डायमेट्रिकल फॉर्म का यूज करके मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ने वाला हूं,
क्योंकि मैंने अभी बताया था कि x में जो क्वाड्रेटिक है और y में जो क्वाड्रेटिक है उनको अगर जोड़ देंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। मगर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो ये जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, मुझे इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा और फिर जोड़ना पड़ेगा इक्वेशंस को, ठीक है ना। सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूं कि इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिखो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो आप। जब मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया ना, तो इक्वेशन वही रहेगी, अभी भी इसके रूट्स जो हैं वो मेरे y1 और y2 हैं, ठीक है ना। अब इनको मैंने स्टैंडर्ड लुक में बना लिया, ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब मैं ऐड कर दूं, अगर इफ आई ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई बाई 2 -7 -2 -9 इक्वल टू 0। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, है ना। बहुत ही बढ़िया भाई। डायमेट्रिकल एंड पॉइंट जो है ना, इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स जिस इक्वेशन के रूट हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स जिस इक्वेशन के रूट्स हैं, है ना, जोड़ेंगे अगर उनको तो सर्कल की इक्वेशन मिल जाती है अपने को। जोड़ते हुए एक बात का ध्यान रखें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर वो सेम होने चाहिए, है ना। 1 हो जाए तो मजे वाली बात है, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। तो डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आई होप आपको एकदम क्लियर होगी, वो भी भन्नाट तरीके से। गॉट इट। अब बारी है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल सीखने की। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल सीखने वाले हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। सर इक्वेशन ऑफ सर्कल सीखेंगे क्या पैरामेट्रिक फॉर्म में? जी हाँ, याद करो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में भी सिखाया था। सर क्या सिखाया था? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर सिखाया था, हाँ बिल्कुल सिखाया था। याद आ गया क्या? आई होप याद आ गया होगा। अब हम सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको सिखाने वाले हैं, है ना। मैं एक ऐसा सर्कल ले रहा हूं जिसका सेंटर जो है वो है x1, y1 पे और जिसकी जो रेडियस है वो है r, है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज x1, y1। इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज x1, y1 एंड रेडियस इज r, है ना। मैंने जनरल सर्कल लिया है यहाँ पे, है ना, जनरल सर्कल ले रहा हूं, आप इस बात को नोटिस करें, है ना, बिल्कुल एकदम जनरल सर्कल ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब इस सर्कल पे लाई करने वाला कोई भी बिंदु ले लो आप, वेरिएबल पॉइंट ले लो x, y। सर ले लिया। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान से देखिए। सर देख लिया ध्यान से। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पे ये जो रेडियस है ये देखिए थीटा एंगल बना रही है। सर बिल्कुल बना रही है थीटा एंगल। मैं कह रहा हूं कि थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो पी पॉइंट अपनी लोकेशन बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। मैं कह रहा हूं कि थीटा की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो पी पॉइंट यहां आ जाएगा और 0 से इंक्रीज करते जाओगे, पाई कर दोगे तो यहां हो जाएगा, फिर करोगे इंक्रीज करोगे, है ना। 0 से इंक्रीज किया, ऐसे करते पाई हो गया, पाई से फिर इंक्रीज करोगे तो एक समय में 2 पाई हो जाएगा। लेकिन 2 पाई की सिचुएशन पे, है ना, 0 से आप ऐसे चले 2 पाई की जो सिचुएशन है वो बेसिकली 0 वाली सिचुएशन ही आ जाएगी। तो 2 पाई और 0 पे टाई हो जाता है ना। ऐसे केस में अपन 2 पाई नहीं रखते, थीटा को 0 रखते हैं ना। थीटा को क्लोज्ड 0 से ओपन 2 पाई में अगर आप मूव करोगे तो पॉइंट पी मेरा जो है पूरा सर्कल ट्रेस कर देगा, है ना, पूरा सर्कल ट्रेस कर देगा। सर थीटा वेरिएबल है क्या? हाँ भाई, एक किस्म का वेरिएबल है। थीटा को चेंज करोगे पॉइंट पी चेंज होगा, और पॉइंट पी चेंज होगा, पॉइंट पी क्या करेगा? पूरा सर्कल ट्रेस कर देगा, अगर थीटा को आप 0 से 2 पाई तक वेरी करोगे तो। ठीक है सर, बात तो समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि यार
ये देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। अब मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आप मुझको ये वाली जो लेंथ है ये बता दो, और ये वाली जो लेंथ है वो ये बता दो। सर ये तो बड़ा सिंपल है, कैसे? ये वाली लेंथ हो जाएगी, देखो ये y है, ये y1 है, तो ये हो जाएगी y माइनस y1। और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x माइनस x1। बिल्कुल ठीक हो गया है ना, y माइनस y1 एंड x माइनस x1। अब मेरे को इस ट्रायंगल में देखना है, और इस ट्रायंगल में देख करके मुझे बताओ कि कोस थीटा क्या हुआ। कोस थीटा हो गया मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x माइनस x1 बाय r, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया, x माइनस x1 बाय कोस थीटा देखा तो r के इक्वल आ गया। x माइनस x1 बाय कोस थीटा देखा तो वो r के इक्वल आ गया, बिल्कुल ठीक है। और इसी ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा देखूं तो साइन थीटा हो गया y माइनस y1 बाय r, है ना, y माइनस y1 बाय r, है ना। तो यहां से y माइनस y1 बाय साइन थीटा की वैल्यू देखी तो वो r के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं बोल सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से अपन ये बोल सकते हैं कि x माइनस x1 बाय कोस थीटा, x माइनस x1 बाय कोस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल टू r हो गया। x माइनस x1 बाय कोस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? r के इक्वल हो गया। तो मेरे दोस्त ये जो इक्वेशन आई है, मेरे दोस्त ये जो इक्वेशन आई है, इसमें r क्या है? इसमें जो r है वो रेडियस ऑफ सर्कल है, r है रेडियस ऑफ सर्कल। बहुत ही मजेदार बात है जी, r रेडियस ऑफ सर्कल है। थीटा क्या है? थीटा तो वेरी होगा ना यार, है ना, एक खास किस्म का वेरिएबल है, इसको बोलते हैं पैरामीटर। थीटा क्या है? पैरामीटर है, यहां लिख देता हूं। थीटा जो है, थीटा इज रियल पैरामीटर। थीटा रियल पैरामीटर है। अच्छा जी, रियल पैरामीटर है, बिल्कुल। तो थीटा जो है रियल पैरामीटर है, क्या क्या वैल्यू ले सकता है? थीटा मैंने लिखा क्लोज्ड 0 से ओपन 2 पाई की वैल्यू ले सकता है, क्लोज्ड 0 से ओपन 2 पाई की वैल्यू थीटा ले सकता है। बहुत ही बढ़िया। देखो थीटा को अगर आप चेंज करोगे तो आपका एक्स वाई इस इक्वेशन में चेंज होगा, और वो एक्स वाई अगर आप ट्रेस करोगे तो सर्कल बन जाएगा। सर ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, बिल्कुल है जी, बढ़िया बात है ना। तो ये मेरी आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको बोलते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं मेरे भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या समझे फंडो? क्या बोले इसको? क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलेंगे इन पैरामेट्रिक फॉर्म। सर ये तो बढ़िया हो गया, बिल्कुल बढ़िया हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई मेरी पैरामेट्रिक फॉर्म में। x माइनस x1 बाई कोस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r। r कॉन्स्टेंट है, x1 y1 फिक्स पॉइंट है, सेंटर है। x1 y1 क्या है? सेंटर है सर्कल का, है ना। यहां पे लिख देता हूं x1 कोमा y1 सेंटर है, ये मेरा सेंटर है सर्कल का, ठीक है ना। x1 कोमा y1 मेरा क्या है? सेंटर है, ठीक है जी। ओके सर, ये जो इक्वेशन आई है ना मेरी सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म में, x माइनस x1 बाय कोस थीटा y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल टू r, है ना। सर्कल बना लेता हूं आपके सामने, है ना। तो सर्कल का जो सेंटर है वो मेरा x1 कोमा y1 है, और जो रेडियस है सर्कल की r है, ठीक है। तो इस सर्कल पे कोई भी जनरल पॉइंट p लिखना हो ना पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो वो यहां पे मैंने लिख दिया है। देखो x कोऑर्डिनेट कितना बन रहा है यहां से x कोऑर्डिनेट आप देखोगे ना तो r कोस थीटा प्लस x1 प्लस r कोस थीटा, और y कोऑर्डिनेट कितना बन रहा है ना, r साइन थीटा प्लस y1, तो y1 प्लस r साइन थीटा, है ना। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट आ गया x1 प्लस r कोस थीटा, और y कोऑर्डिनेट आ गया y1 प्लस r साइन थीटा। तो यहां पे पॉइंट P के मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए पैरामेट्रिक फॉर्म में। थीटा को बदलिए, पॉइंट P मूव करेगा, सर्कल बना देगा। गॉट इट? आई होप आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो है ना लिखा है मैंने, ये लिखा है कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं पॉइंट P के इन पैरामेट्रिक फॉर्म।
है ना, ये मैं लिख दिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पॉइंट P मेरे दोस्त कौन सा पॉइंट है? पॉइंट P मेरे दोस्त सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट है। तो पॉइंट P lying on the circle with radius r and center x1, y1। ठीक है जी सर, ये तो एकदम बेहतरीन, मजा आ गया सर। अगर 0,0 सेंटर वाला सर्कल लेंगे बेटा, 0,0 सेंटर वाला सर्कल लोगे, x² + y² = r²। इसके ऊपर जनरल पॉइंट को कैसे लिखें? इसके ऊपर लिख दो r cos थीटा, r sin थीटा। सर ये तो मस्त हो गया। हाँ, r cos थीटा लिखोगे r² cos² थीटा, r sin थीटा लिखोगे r² sin² थीटा। r² कॉमन आ गया, cos² + sin² 1 हो गया। r² कॉमन आ गया, cos² + sin² क्या हो गया? 1 हो गया। तो r² = r²। तो इसका मतलब कोई भी जनरल पॉइंट इसके ऊपर r cos थीटा, r sin थीटा लिखा जा सकता है। इसका सेंटर 0, 0 है ना मेरे दोस्त, तो 0, 0 डालोगे। जब आप x1 को 0 डालो, y1 को 0 डाल दो, वही तो आ गया r cos थीटा, r sin थीटा। अरे बात समझ में आई क्या? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ भाई, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक सवाल करना है अपने को। क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से प्रॉब्लम को रीड करें और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए जरा सीन कैसा है। If x1, y1 lies on the circle this, then find the maximum value of 2x1 + 3y1। देखो, x1, y1 सर्कल पे लाई कर रहा है, वेरिएबल पॉइंट है x1, y1। सर्कल का सेंटर कितना है? इस सर्कल का सेंटर जो है वो है -1, 2। सर्कल की रेडियस कितनी है? रेडियस निकालते हैं जी। रेडियस √g² + f² - c कितना है? 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, रेडियस आ गई 1। सर्कल की जो रेडियस है वो 1 आ गई। तो x1 को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, x1 + r मेरा 1 है, r cos थीटा, और y1 हो जाएगा आपका y1 + r sin थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे पैरामीटर है ना? थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। थीटा अगर चेंज होगा मेरे दोस्त तो x1 y1 भी चेंज होगा। सर बात तो बिल्कुल ठीक है ना? रीड कर लें क्वेश्चन को अच्छे से। और पूछा है मैक्सिमम वैल्यू बताओ 2x1 + 3y1 की। तो मुझे बताओ कि 2x1 + 3y1 जो है ना, थीटा के टर्म्स में कितना होगा? x1 की वैल्यू को अगर मैं फिट कर दूं यहाँ पे, y1 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे फिट कर दूं, तो 2x1 + 3y1 देखते कितना हो गया? -2 + 6 कितना हो गया? 4। 4 + 2 cos थीटा + 3 sin थीटा, है ना? इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे 2x1 + 3y1 मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम हो गया हमारा 4 प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी √2² + 3²। तो हो गया 4 + √9 + 4 हो गया 13। तो 4 + √13 मेरा आंसर आ गया। 4 + √13 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपने कैसे लिख दी है? यार ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया जाता है, अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लें मेरे दोस्त। ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है कि जो a cos थीटा + b sin थीटा टाइप की चीजें होती हैं, है ना, वो छोटी होती हैं √a² + b² से, बराबर भी हो सकती हैं। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाती है, और मिनिमम वैल्यू जो है इनकी -√a² + b² होती है ना? ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात आपको सिखाई गई थी, अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो याद भी होगा। ठीक है, आई होप आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन और सर्कल भी एकदम क्लियर हो गई होगी। If x1, y1 and x2, y2
are the endpoints of the diameter of a circle. Also, x1, x2 are the roots of x square minus 2x minus 11 equal to 0 and y1 comma y2 are the roots of 3y square minus 7y minus 18 is equal to. Then find equation of circle. देखो कुछ करना नहीं है वैसे इसके अंदर आपको कैलकुलेशन वाइज जो आप कर रहे हो नहीं करना, बस समझना है अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ। हमारे पास है x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2, ये क्या है? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है। जिस सर्कल की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है। x1 x2 हमें इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, ये दे रखा है, एंड y1 y2 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स दे रखे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये पढ़ा था कि यदि अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और साथ में यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 से कुछ बड़ा हो तो a लगा देते हैं, a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। यदि हमें रूट्स दे रखे हो तो इक्वेशन ये है, बनती है ना। तो इसका मतलब x1 कॉमा x2 यदि किसी क्वाड्रेटिक के रूट हो तो वो किस तरह से बनेगी? x माइनस x1 और x माइनस x2। और ये किसके बराबर आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 11 की। आएगा कि नहीं आएगा? इसको सिंप्लीफाई करो तो ये इसके बराबर आएगा, ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब ये जो हमें क्वांटिटी चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि डायमीटर फॉर्म क्या बोलती है? यदि x1 y1 और x2 y2 यदि किसी भी डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 x माइनस x2, x माइनस x1 x माइनस x2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले में क्या दे रखा है? y1 y2 आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो y1 y2 इस इक्वेशन के रूट है, तो y माइनस y1 और y माइनस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 80 नहीं लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है? y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको पहले से ही 3 से डिवाइड कर दे, क्योंकि हमें ये भी पता है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए, तब जाके वो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है। तो इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी इक्वेशन को मैं लिख दूं y स्क्वायर माइनस 7/3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, दोनों के रूट भी सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हमें y माइनस y1 और y माइनस y2 लिखना है, इसलिए मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे समझ में आया क्यों डिवाइड करना पड़ा? क्योंकि यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा, यहाँ कितना दे रखा है 3, तो इसको 1 तो बनाया जा सकता है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 7/3y माइनस 6। इन दोनों को प्लस करके इक्वेट 0 कर दूं तो वो क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इन दोनों को प्लस कर दूं और 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 11 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7/3y माइनस 6, दोनों को तो प्लस कर दिया और प्लस करने के बाद इक्वेट 0 कर दिया, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू 0 पे ये डायमीटर फॉर्म है किसकी? सर्कल की। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7/3y माइनस 11 और माइनस 6,
ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, x1 x2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये इक्वेशन इसी तरह की दे रखी है कि रूट के अंदर आए, फिर कैलकुलेशन करो, आप फंसो, वापस से वही इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे गलती कहाँ हो सकती है, इसका ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, जरूरी नहीं हो 1 हो, इक्वल होने चाहिए। तो आपको बताया होगा, ये तो पता है ना आपको, तभी जाके वो सर्कल की इक्वेशन होती। इसका कोफिशिएंट 1 और इसका 3 लिख दूं तो वो सर्कल की इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी फिर। तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है इसके अंदर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो किसी लाइन में तो पूछ लो। नेक्स्ट, let x1 comma y1 is a point which is lying on the circle x square plus y square plus 2x plus 4y plus 4 equal to 0, then find maximum and minimum value of 3x1 plus 4y1। x1 कॉमा y1 पॉइंट है कहाँ पे, सर्कल के ऊपर लाई करता है। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है अपने को। सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। ये सबसे लास्ट फॉर्म थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। इस फॉर्म को हम सेकेंड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये x1 y1 पॉइंट है ना, x1 y1 है। तो x1 y1 को हम क्या मान सकते हैं, r cos थीटा r sin थीटा मान सकते हैं या नहीं मान सकते पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी x1 y1 को r cos थीटा और r sin थीटा ले लिया मैंने, ठीक है। ये जो सर्कल है इसको यदि मैं x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 करना पड़ेगा, प्लस 1 किया तो इधर एक्स्ट्रा 1 यूज किया ना हमने तो माइनस 1 कर दिया। वाई स्क्वायर प्लस 4y को y प्लस 2 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4y ये एज इट इज पूरा आ गया इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेंटर कितना आ गया इसका, इसका सेंटर आ गया -1 कोमा -2, ठीक है। और रेडियस कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, x1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, x1 की वैल्यू क्या ली हमने, r cos थीटा। x1 की वैल्यू कितनी ले ली हमने, r cos थीटा, और y1 की वैल्यू ले ली हमने r sin थीटा। तो ये जो सर्कल है वो इस तरह का सर्कल है जिसके ये h कोमा के अपने को दे रखे हैं, सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट h प्लस h कितना है 1, तो ये r cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी,
यहाँ पे x1 कोमा y1 है ना पॉइंट, ये x1 कोमा y1 पॉइंट है यहाँ पे। तो x1 माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h प्लस आर कोस थीटा हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ के हिसाब से देखो तो यहाँ पे आर कोस थीटा और आर साइन थीटा लेना सही नहीं। आर कोस थीटा और आर साइन थीटा तो हम ओनली कब लेंगे, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो। तो ये कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे नहीं ले सकते, लेंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये आर कोस थीटा और आर साइन थीटा कब लेना सही है, जब ये सर्कल कौन सा हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप का। ठीक है, तो इस तरह से x1 और y1 के कोऑर्डिनेट नहीं मान सकते, हमें इस तरह से फिगर बनाना है। तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h प्लस आर कोस थीटा, और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k प्लस आर साइन थीटा हो जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक। x1 और y1 की वैल्यू तो हमें यहाँ पुट करनी है, h और k पता है, r पता है, कोस थीटा और साइन थीटा बचेगा बस। ठीक है, तो ये क्यों नहीं लेंगे, समझ में आ गया ना। मैंने इसीलिए लिया था कि आप में से कोई बोले कि सर ये कैसे ले सकते हैं, ये तो इस सर्कल के लिए पॉसिबल नहीं है। ये दोनों के दोनों ही जो मैंने 2 बार लिखा यहाँ पे, ये लेते हैं हम जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल हो। इस सर्कल का तो सेंटर एच कोमा के पे है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हम पहले से ही जो मानते हैं वो इसी तरह से लेने पड़ते हैं हमें। क्या, एच प्लस आर कोस थीटा और के प्लस आर साइन थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट ले लिए h प्लस आर, एच और k कितना है, -1 कोमा -2। तो x1 हमारा हो जाएगा -1 प्लस रेडियस कितनी है 1, तो -1 प्लस कोस थीटा, और y1 हो जाएगा -2 प्लस साइन थीटा। समझ में आ गया ये कैसे लिया। ये मैंने लिखवा रखा है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें h k की वैल्यू पुट करनी है और r की वैल्यू पुट करनी है, वो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल से मिल जाएगी। अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसकी, 3x1 प्लस 4y1 कितना हो जाएगा 3x1 कितना है -1 प्लस कोस थीटा, 4 -2 प्लस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 3 कोस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, -3 और -8 कितना हो गया -11। क्या इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपने निकालनी सीखी है, +5। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 3x1 प्लस 4y1, यदि हमें मिनिमम चाहिए तो उसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। और a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b² का स्क्वायर रूट। मिनिमम होती है मैक्सिमम √a² प्लस b²। ट्रिको के अंदर ये पढ़ाई गई है आपको। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 तो -5, ये -5 -11 कितना हो जाएगा -16। 3x1 प्लस 4y1 मैक्स कितना होगा, +5 -11 -6। ऐसे निकालेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करते। समझ आ गया। तो पैरामेट्रिक फॉर्म इंपॉर्टेंट है, जब भी हमें पॉइंट मान लो किसी और फॉर्म में भी दे रखा हो ना, तो उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लो, 2 वेरिएबल की जगह 1 वेरिएबल आ जाएगा बस। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, पावर ऑफ ए पॉइंट, पावर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। पावर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। है ना, ये जो टॉपिक है इसका हम कुछ यूज, जैसे कि कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है कि बाहर लाई करता है कि ऊपर लाई करता है, उस चीज में करते हैं, हर कोनिक के लिए यूज करते हैं। तो पावर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल कुछ और होता है, विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला कुछ और होगा, हाइपरबोला एलिप्स सबके लिए अलग अलग चीज होगी। तो पावर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल का क्या मतलब है, पावर ऑफ ए पॉइंट जो है ये क्या है, इट इज ए रियल नंबर। पहली बात तो ये, पावर ऑफ ए पॉइंट इज ए रियल नंबर, जो किसको डिनोट करती है, विच डिनोट्स
relative distance of a point from relative distance of a point it is a real number which denotes relative distance of a point from circle। अब समझो कि जो मैंने लिखा है उसका क्या मीनिंग है। जैसे कि हम एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, एक सर्कल ले लिया, यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1, y1, यहाँ इसका सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर से मान लो मैं परपेंडिकुलर डालूं, सॉरी यहाँ पे किसी को भी ज्वाइन कर दूं तो ये क्या आ जाएगी, रेडियस। ठीक है, अब इस पॉइंट को मान लो मैंने नाम दे दिया T। तो इस पॉइंट P से इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी PT लाइन, एक तरह से लाइन सेगमेंट बन गया। ये जो PT डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है, पावर ऑफ ए पॉइंट। इस पॉइंट की सर्कल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटिव डिस्टेंस है ये। जैसे इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो PT क्या आएगी, एक डिस्टेंस, एक लेंथ है जो हमेशा क्या होगी, रियल होगी। तो अपने को बस इतना सा ध्यान रखना, इसकी वैसे ज़्यादा कोई सवाल वगैरह तो पूछे नहीं जाते इस पॉइंट पे। जो पावर ऑफ ए पॉइंट क्या है, एक रियल नंबर है, कोई वैल्यू है, रियल वैल्यू है, जो डिनोट किसको करता है, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट की इस सर्कल से रिलेटिव डिस्टेंस को डिनोट करता है। ये पॉइंट यहाँ बाहर भी हो सकता है, पॉइंट P अंदर भी हो सकता है, पॉइंट P इसके ऊपर यहाँ पे भी पॉसिबल हो सकता है। और जो पावर ऑफ ए पॉइंट होता है उसको डिनोट किया जाता है पाई ऑफ P। इसको डिनोट इस तरह से करते हैं, पावर ऑफ ए पॉइंट डिनोटेड बाय पाई ऑफ P। पॉइंट P के लिए यदि इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब होगा पावर ऑफ ए पॉइंट P। ठीक है, अब यदि मैं इसकी बात करूं तो ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, है ना, और इनको ज्वाइन करूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक हाइपोटेनियस, मतलब ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में OP का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, PT स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो PT स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, अब यदि पॉइंट P बाहर है सर्कल से तो PT स्क्वायर क्या होगा, यदि पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल लाई करता है तो पावर ऑफ ए पॉइंट पाई ऑफ P, मतलब PT की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना। ये बड़ा होगा, ये रेडियस छोटी होगी, तो ये होल क्वांटिटी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब पावर ऑफ ए पॉइंट यदि पॉजिटिव हो तो यहां से हम क्या बता सकते हैं, पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल होगा। पहली कंडीशन तो ये होगी। पावर ऑफ ए पॉइंट 0 हो जाए तो इसका मतलब वो, ये वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ, OP स्क्वायर इक्वल टू क्या है, R स्क्वायर। तो पॉइंट P यहीं पे हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से तो क्या लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, पॉइंट P lies outside the circle, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट P lies inside the, sorry, on the circle, lies on the circle, point P lies on the circle। ठीक है, और रिलेटिव जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, नेगेटिव। तो पॉइंट P कहाँ लाई करेगा,
lies inside the circle. ठीक है, अब हमें मान लो वैल्यू निकालनी हो पी टी स्क्वायर, कैसे आएगा? तो पॉइंट P तो ले लिया हमने x1 कोमा y1, सर्कल की इक्वेशन ले ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये ले लिया हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। सी से भी डिनोट कर सकते हैं, वैसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं ना, S1 S2। इन जनरल हम सर्कल्स को S1 S2 S3 से ऐसे डिनोट करते हैं। तो S ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? PT, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी यदि हम निकाले तो? इस सर्कल की इक्वेशन भी अपने को पता है, तो इस सर्कल की इक्वेशन पता है, इसका जो माइनस जी कोमा माइनस एफ, तो इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया। रेडियस कितनी होगी इसकी? रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा उस इक्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू निकाले तो ओपी कितना है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे, इस पॉइंट को कुछ भी x, y ले ले, तो इस पॉइंट को x, y कुछ भी ले ले, मान लो हम यहाँ पे, या h, के कुछ भी ले लो, तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे बना लेते हैं, सर्कल बना लिया। ये इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर लिखी हुई है ना यहाँ पे, दोबारा क्या लिखनी, ये सर्कल की इक्वेशन है, तो इसका सेंटर हो जाएगा माइनस जी कोमा माइनस एफ, है ना। यहाँ कोई भी पॉइंट P ले रखा है, इसकी ये डिस्टेंस T है, ये डिस्टेंस इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो हमें PT डिस्टेंस निकालनी है एक तरह से, तो PT का स्क्वायर किसके बराबर है? OP स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। OP स्क्वायर लिखें, ये डिस्टेंस कितनी है? x1 कोमा, ये x1 कोमा y1 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस तो ये होगी। ये डिस्टेंस हमें निकालनी है ना, PT का स्क्वायर, और माइनस क्या लिख दूं? आर स्क्वायर लिख देता हूं, और उसकी जगह क्या लिख दूं? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कोई दिक्कत? माइनस में आएगा, सॉरी, यस, यहाँ ब्रैकेट में माइनस लगा देता हूँ, ये आ जाएगा माइनस का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। PT स्क्वायर OP, ये डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस रेडियस होती है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, उसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट गया। अब यहाँ से मैं ओपन करूँ तो क्या आ जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2x1g, यही आएगा। थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx1 y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2y1f माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी। जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कट गया, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया, तो PT स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर ये आ गया, और ये जो
है कहाँ से मिल जाएगा? एस के अंदर मैं एक्स और वाई की जगह x1 y1 पुट कर दूं। एस जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर में एक्स और वाई की जगह x1 और y1 पुट करते ये आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना ये। तो इसका मतलब ये हो गया S1 के बराबर। किसके बराबर हो गया? S1। S1 का मतलब होगा यहाँ पे इसकी जगह क्या पुट कर दो? x और y की जगह क्या पुट कर दो? x1 y1 पुट कर दो। ये किसकी वैल्यू आएगी? PT स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। PT स्क्वायर ही आएगा ना ये। ठीक। और PT क्या है? PT क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P x1 y1 है कि नहीं है? यदि मैं एक्सटर्नल पॉइंट P से यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो उसकी लेंथ क्या होगी? PT होगी। तो PT कितना आ जाएगा? √S1। यहाँ से ये भी हमने प्रूव कर लिया। ठीक है। और पावर ऑफ ए पॉइंट क्या होगा? पावर ऑफ ए पॉइंट फॉर पॉइंट P x1, y1 is S1। पावर ऑफ ए पॉइंट फॉर पॉइंट P x1, y1 क्या हो जाएगा? S1 हो जाएगा। PT स्क्वायर की वैल्यू होगी ना ये वाला PT स्क्वायर। हाँ PT स्क्वायर ना, PT तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। PT स्क्वायर की वैल्यू है ना कंप्लीट, ये जो उसकी बात कर रहे हैं PT स्क्वायर। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे 0। यदि यहाँ पॉइंट हो गया तो PT स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो PT तो फिर डिफाइन ही नहीं हो पाएगा ना। तो कंप्लीट PT स्क्वायर की बात करेंगे हम यहाँ पे पावर ऑफ ए पॉइंट में, ओनली PT की नहीं करेंगे। तो PT स्क्वायर किसको डिनोट करता है? पावर ऑफ ए पॉइंट विच इज ए रियल नंबर। ठीक है, पहली बात तो ये पता लग गई। और पावर ऑफ ए पॉइंट हमारी किस चीज में हेल्प करेगा, उसके क्या फायदे हैं? किसी भी पॉइंट की लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू सर्कल बतानी हो कि वो आउटसाइड लाई करेगा कि ऑन द सर्कल लाई करेगा या इनसाइड द सर्कल लाई करेगा। इसी के साथ प्रूव करते करते हमने जो ये लिखा है ना S1 होगा, पावर ऑफ ए पॉइंट S1 आया, वहां से हमने क्या सीख लिया? लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ हमेशा क्या होगी? √S1 होगी। ये हमने प्रूव कर लिया। यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? इसके अलावा देखो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक सर्कल ले हम यहाँ पे ना, पॉइंट P से ये पढ़ा है आपने 10th क्लास में। PA.PB की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर आती है? PT स्क्वायर के बराबर आती है। और PT स्क्वायर क्या है? पावर ऑफ ए पॉइंट। पावर ऑफ ए पॉइंट। तो इस रिजल्ट को अभी भी ध्यान रखने काम में आएगा। यदि पॉइंट P से एक तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं और एक सीकेंट, सीकेंट ही बोलते हैं ना इसको, कोड तो होती है ओनली AB कोड है यहाँ पे सीकेंट। तो पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं और एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाए, सीकेंट। तो इनमें रिलेशन क्या होता है? PA.PB की वैल्यू PT स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ से मान लो एक और सीकेंट ड्रॉ कर दूं मैं CND, तो PC.PD भी किसके बराबर होगा? PT स्क्वायर के बराबर होगा। और ये आपस में बराबर होंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? PA.PB इज इक्वल टू PC.PD। इसका जो प्रूव है ना वो आप सिमिलर ट्राइंगल से प्रूव कर सकते हो इसको, है ना। यहाँ से एक ट्राइंगल बनाना, एक इधर ट्राइंगल बन जाएगा। तो इसका प्रूव आप कर सकते हो किससे? सिमिलर ट्राइंगल से। हमें ये रिजल्ट ही काम में आएगा। PA.PB इक्वल टू PT स्क्वायर होता है। और PC मान लो एक और सीकेंड ड्रॉ कर दे तो PC.PD भी किसके इक्वल होगा? PT स्क्वायर। तो इसका मतलब दो सीकेंड ड्रॉ की हुई हो
तो उनमें भी आपस में ये रिलेशन होता है। एक सीकेंड ये दूसरी सीकेंड ये हो तो पी ए का पीबी के साथ मल्टीप्लाई वही आएगा जो पीसी का पीडी के साथ मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आएगा। दीज आर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ध्यान रखना है। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट और सीकेंड ड्रॉ करें तो हमें ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। तो जो पी टी स्क्वायर है वो है पावर ऑफ ए पॉइंट, या हम बोले तो S1। S1 कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा S1? सर्कल की इक्वेशन में x और y की जगह क्या रिप्लेस कर दो, x1 y1 रिप्लेस करने से मिलेगा। तो देखो क्विकली वापस से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पावर ऑफ ए पॉइंट ये क्या है, एक रियल नंबर को डिनोट करता है और वो है रिलेटिव डिस्टेंस, है ना, किसी भी पॉइंट की सर्कल से। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो पीटी स्क्वायर को हम बोलते हैं पावर ऑफ ए पॉइंट। किसको? पीटी स्क्वायर को। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है पाई ऑफ पी, मतलब पावर ऑफ ए पॉइंट पी। पीटी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो उससे निकाल सकते हैं ओपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यदि पॉइंट पी बाहर लाई कर रहा है इसके तो ओपी स्क्वायर ऑलवेज आर स्क्वायर से बड़ा होगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो पावर ऑफ ए पॉइंट पॉजिटिव आ गया, मतलब पॉइंट पी क्या कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है। यदि ये ऊपर लाई करता है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ओपी स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो जीरो आ जाएगा। और यदि पॉइंट पी अंदर लाई करता है तो इसकी ओपी की जो लेंथ है वो आर स्क्वायर से क्या होगी, छोटी होगी। तो पीटी स्क्वायर की कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी, लेस देन जीरो। तो पॉइंट पी क्या करेगा, लाइज करेगा इनसाइड। और पीटी, ये जो पावर ऑफ ए पॉइंट क्या है, पीटी स्क्वायर, और पीटी स्क्वायर को हमने क्या प्रूव कर दिया, S1 के बराबर आएगा। तो जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, तो अब वहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं S1 जीरो का मतलब पॉइंट ऊपर लाई करेगा, S1 ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉइंट सर्कल से बाहर लाई करेगा, और S1 लेस देन जीरो का मतलब पॉइंट अंदर लाई करे। ठीक है, और ये इसका मैंने प्रूव करवाया आपसे। पीटी स्क्वायर ओपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमने लिखा था वहां पे। ओ पॉइंट क्या मिला हमें, माइनस जी कोमा माइनस एफ, क्योंकि हमने सर्कल ये ले रखा है, इसका सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ होगा, इसकी रेडियस रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगी। ठीक है, यहाँ पे ओपी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, उसको सोल्व किया, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, बचा x1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस सी, और वो ही क्या है, S1 है। S में x और y की जगह x1 और y1 पुट करने से आ जाएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, यदि हमें टेंजेंट की लेंथ निकालनी हो एक्सटर्नल पॉइंट से तो हमेशा किसके बराबर होगी, रूट S1, रूट S1 के बराबर होगी। S1 निकालना आता है, ठीक है, पॉइंट चाहिए होगा वो पॉइंट ही सर्कल में पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जो PA डॉट PB की वैल्यू होती है वो भी पावर ऑफ ए पॉइंट के बराबर होती है। यदि एक पॉइंट P लिया हमने इस तरह से एक्सटर्नल पॉइंट, जो जहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की और एक सीकेंड ड्रॉ की, तो PA डॉट PB का जो प्रोडक्ट आता है वो PT के स्क्वायर के बराबर आता है। इसका प्रूव किया जा सकता है बहुत इजीली, दो सिमिलर ट्राइंगल बना के करना। यदि थोड़ा इंटरेस्ट हो आपको तो ट्राई कर सकते हो, नहीं होता तो मेरे से क्लास के बाद पूछ लेना। PC डॉट PD किसके बराबर होगा, पीटी स्क्वायर के भी बराबर होगा। एक और सेकेंड ड्रॉ कर दूं तो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपस में रिलेशन बताने के लिए। मान लो टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर रखी, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो सेकेंड ड्रॉ कर रखी हो तो उनमें भी आपस में रिलेशन होता है। पीए डॉट पीबी किसके बराबर हो जाएगा, पीसी डॉट पीडी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये जो अगला पॉइंट है उसको तो फटाफट लिख सकते हैं, पोजिशन ऑफ ए पॉइंट, क्योंकि पावर ऑफ ए पॉइंट समझ लिया तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट समझने में तो हमें कोई टाइम लगेगा नहीं। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल, यहाँ पे हम सर्कल ले लेते हैं S। लेट S है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। पॉइंट P ले लेते हैं हम x1 y1। तो इफ S1 is greater than 0, S1 is equal to 0, S1 is less than 0, means
point will lie outside the circle. Point will lie on the circle. Point will lie inside the circle. तो ये समझ आ गया आपको क्यों है, इसका प्रूफ भी मैंने आपको करके बता दिया है, थोड़ा अच्छा फील हो आपको। वैसे तो अपने को डायरेक्ट ही ध्यान रखना है S1 ग्रेटर देन 0, S1 इक्वल टू 0 और S1 लेस देन 0। ठीक है, इनको नोट कर लो। तो पॉइंट और सर्कल के बारे में तो रिलेशन पढ़ लिया। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे एक लाइन और एक सर्कल हो तो वो कब टेंजेंट होगी, कब सीकेंट होगी, कब ना इंटरसेक्ट करेगी ना टच करेगी। तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पूरी डिस्कशन करेंगे। कर लो नोट इसको।